तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 630 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि डबल ड्रैगन के इस आर्क के खत्म हो जाने के बाद में अपने नए आर्क की जर्नी की शुरुआत के लिए वेनरेबल यान और बाकी के सभी लोगों से बात करते हुए वहाँ से डबल ड्रैगन गैदरिंग से जा रहा होता है। कि तभी उसकी बात सुनते हुए योंगनिंग ज़ूफेन से पूछती है कि ज़ूफेन, क्या अब तुम डीमन स्कैमिंग सेक्ट को भी छोड़ करके कहीं जा रहे हो? अगर ऐसा है तो हमें ये क्लियरली बता के जाओ कि आखिर अब तुम किस जगह पर जा रहे हो, ना अगर तुम हमें नहीं बता के जाओगे तो फिर आखिर हम तुम्हें ढूंढने के लिए कहाँ पे जाएंगे। तो ज़ूफेन अपनी आंखों में खुशी की चमक लाते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, यानी कि वापस अपने लुओ क्लैन में। ये बात सुनकर योंगनिंग और स्वेंगर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उससे पूछते हैं कि सच में, वाकई में तुम क्या सच बोल रहे हो? तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। फिर आखिर मैं तुम लोगों को इतने दिनों तक यहाँ पे इंतजार क्यों करवाता, इसलिए मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बारे में भूल जाओ और बस हमारे साथ चलो। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं सेक्ट के इस मिशन को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। वैसे ही सेक्ट लीडर के साथ में मेरी कही गई डील कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग एक साथ वापस घर चलेंगे। वापस घर जाते हुए तुम लिटिल गर्ल्स मेरे बिना रास्ते पर जाते हुए किसी खतरे में न फंस जाओ। तो योंगनिंग और स्वेंगर दोनों ही खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोग तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तब ज़ूफेन कहता है कि ठीक है, फिर अब चलो चलते हैं यहाँ से। इसके साथ ही फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद में ज़ूफेन और उसकी सारी टीम भी डबल ड्रैगन गैदरिंग से बाहर निकल आई होती है और अब वो सब लोग वापस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में जाने के लिए हंसी खुशी के साथ में एक दूसरे से बात करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। स्वेंगर के फ्यूचर आइज को कुछ डिटेक्ट होता है और उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं। इसके साथ ही उस अजीब एहसास की वजह से स्वेंगर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। जैसे कि ऐसा करते हुए देख के योंगनिंग उसके लिए परेशान होते हुए उससे कहती है कि स्वेंगर आखिर क्या हुआ। ज़ूफेन भी पीछे मुड़ करके स्वेंगर की ओर देखता है, जो कि नीचे जमीन पर बैठी होती है। तो ज़ूफेन उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, अचानक से तुम ऐसे नीचे जमीन पर कैसे गिर गई। स्वेंगर जैसे तैसे योंगनिंग की सपोर्ट लेते हुए ऊपर खड़ी होती है और ज़ूफेन से कहती है कि मुझे नहीं पता, मगर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा दिल अचानक से बुरी तरीके से कांप उठा हो, लेकिन अब बिल्कुल शांत और ठीक है। तो स्वेंगर की इस बात के ऊपर ज़ूफेन अपनी डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और वहीं से अपने आसपास के काफी दूर के एरिया को सर्च करने लगता है। और फिर भी उसे आसपास अपने किसी का भी एहसास नहीं होता, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पे तो आसपास कोई नहीं है। कहीं ये एहसास स्वेंगर को सिर्फ किसी थकावट की वजह से ही तो नहीं हुआ था। छोड़ो, अब क्योंकि आसपास कोई नहीं है तो फिर चलो वापस चलते हैं। तो साथ ही फिर हमें कहीं दूर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे उस जंगल के डीप में एक पहाड़ होता है, जहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से वहीं पे रखा एक बड़ा सा पत्थर टूट करके बिखर जाता है। वैसे वहाँ पे उस पहाड़ के नीचे से एक केव की एंट्रेंस ओपन हो जाती है। दिखाया जाता है कि उस एंट्रेंस के सामने एक बंदा खड़ा होता है। इस केव की एंट्रेंस को देखते हुए खुश होकर के कहता है कि आखिरकार फाइनली मैंने यून क्लैन के इस एंसेस्ट्रल लैंड को ढूंढ ही लिया। फिर उसकी साइड पे खड़ा एक और बंदा भी कहता है कि हाँ, आखिरकार इतनी सालों के बाद में फाइनली हमें ये श्रापित जगह मिल ही गई। तभी इसी के साथ में हमें उन दोनों में से एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि टियान्यू का सेकंड प्रिंस होता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि एल्डेस्ट ब्रदर और रॉयल फादर, एक बार जब मैं इस यून क्लैन की इस जगह को ढंग से ढूंढ लूंगा और उनके इस एंसेस्टर लैंड के सभी सीक्रेट्स को उजागर कर लूंगा और वेस्टरलैंड के उस नंबर 1 सबसे ताकतवर इंसान को ढूंढ लूंगा, तो मैं पक्का से वापस यूएन क्लैन के एम्पायर की ग्लोरी और अपने रिवेंज दोनों को एक साथ पालूंगा। और रही बात तुम्हारी मेरे छोटे भाई थर्ड ब्रदर, तुम धोखेबाज बास्टर्ड, तुमने हमारे क्लैन को ही पूरी तरीके से बेच डाला। अब बस इंतजार करो, जल्द ही तुम्हारे भी अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। फिर उसकी साइड पे खड़ा दूसरा इंसान उससे कहता है कि सेकंड प्रिंस, अब मैं इस पूरे रास्ते को स्कॉट करने के लिए आगे जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप भी मेरे पीछे पीछे आइए और काफी ज्यादा केयरफुल रहना। सेकंड प्रिंस भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शुक्रिया ब्लैक ईगल। तो फिर वो ब्लैक ईगल अपने हाथ में मशाल लेते हुए आगे आगे जाने लगता है और उसके पीछे सेकंड प्रिंस चलने लगता है। अभी वो दोनों लोग उस गुफा में एंटर करते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। वो लोग धीरे धीरे काफी ज्यादा सावधानी के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और तभी सेकंड प्रिंस ब्लैक ईगल से कहता है कि ब्लैक ईगल, तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी भी यहाँ तक इतनी दूर तक नहीं आ पाया होता। यहाँ पे यून क्लैन के इस एंसेस्टर लैंड तक पहुँचने के लिए हमने रास्ते में कितनी सारी अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। इस कठिन रास्ते में धुंध के ऊपर धुंध
लेयर बाय लेयर हमारे सामने आई और कई सारे फॉर्मेशन ट्रैप्स और मैकेनिज्म ने हमारे रास्ते को भी रोका। इसमें न जाने हमारे कितने लोग मारे गए और कितने वापस भाग गए। अब यहाँ सिर्फ केवल मैं अकेला ही रह गया हूँ और मेरे इस जीवन और मृत्यु के रास्ते पर सिर्फ तुम ही अकेले साथ खड़े रहे हो। इसलिए मैं वादा करता हूँ तुम और मैं, हम दोनों ही आज से एक सगे भाइयों की तरह रहेंगे। उनका कहते भाई ब्लैक ईगल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था हम लोग सेकंड प्रिंस को मॉडल के रूप में इस्तेमाल करने के क्राउन प्रिंस के इस प्लान को फॉलो करेंगे। फिर भी ये सेकंड प्रिंस एक दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। इन बातों से ब्लैक ईगल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सेकंड प्रिंस को क्राउन प्रिंस के प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि सेकंड प्रिंस एक्चुअली कई बात है कि अचानक उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर आ जाता है और वो ट्रैप अचानक एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों के नीचे की जमीन गायब हो जाती है। वो दोनों लोग उस ट्रैप की बड़ी सी खाई में गिरने लगते हैं। खाई इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि कुछ देर तक गिरने के बाद में भी उन्हें नीचे की जमीन नजर नहीं आ रही होती। प्रिंस तो उस गहराई को देखते हुए ब्लैक ईगल से कहता है कि ब्लैक ईगल क्या तुम हवा में नहीं उड़ सकते क्या? ब्लैक ईगल उससे कहता है कि नहीं, ये गुफा बहुत ही ज्यादा अजीब है ताकि मैं एक डिग्निफाइड हेवनली प्रोफाउंड रेल्म का एक्सपर्ट भी इस अजीब सी गुफा में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल नहीं उड़ सकता। और पता नहीं हम लोग अभी भी लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर इस गुफा का अंत कहाँ पे है और हम कहाँ पे जाकर गिरेंगे। तो वो कहता है कि सब खत्म हो गया, सब कुछ पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा है कि हम लोग न जाने कब से गिर रहे हैं। अब जब एंड में जब हम लोग सचमुच में नीचे जमीन पर गिरेंगे, मुझे नहीं लगता है कि फिर उसके बाद में हमारे पास में जिंदा रहने की कोई उम्मीद भी होगी। मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म होने वाली है। लगता है कि हेवेंस भी यही चाहता है कि मैं यहीं पे खत्म हूँ। लेकिन तभी अचानक नीचे गिरते गिरते उनके सामने एक पर्पल लाइटनिंग ग्लो करने लगती है। सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर जैसे ही वो लोग उस लाइट को पार करके अंदर आते हैं तो अचानक से वो लोग अपने आप को एक अलग ही स्पेस, एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। यहाँ पे वो लोग वहीं उस पर्पल दुनिया के स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं। अचानक से एक बड़े से आदमी की थर्मो बॉडी उन लोगों के सामने अपेयर होती है और वो बड़ा सा आदमी उन लोगों से कहता है, मैं हूँ 10 एंशिएंट सोवेरियंस में से एक, यून क्लैन एंसेस्टर सोवेरियन यून। हालांकि मैं कई साल पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस का टुकड़ा अभी भी मेरी क्लैन को बचाए रखने के लिए यहाँ पर जिंदा है। तो क्या तुम मेरी क्लैन के डिसेंडेंट हो जो कि यहाँ पर मुझे रेस्पेक्ट पे करने के लिए आए हो? तो वहाँ पे सोवेरियन यून स्वान को देख करके और उनकी पावर्स को देखते हुए प्रिंस और ब्लैक ईगल काफी ज्यादा हैरानगी के साथ में उन्हें बस देखते ही रह जाता है। अभी सोवेरियन यून उन्हें देख करके आगे उनसे कहते हैं, अगर तुम लोग वाकई में मेरे वंश के हो तो फिर आखिर तुम्हें इस ओल्ड मंजिल के सामने झुकने में क्या कठिनाई हो रही है? अपने आप को मेरे इन अवशेषों की छाया में पूरी तरीके से सौंप सकते हो। मैं तुम लोगों को एक पल की शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। अगर सोवेरियन यून की ये बात सुनने के बाद में तो उसे इस तरीके से देखने के बाद में तो सेकंड प्रिंस भी अपने मन में कहता है, तो यून क्लैन के एंसेस्टर लैंड एक इस तरीके के टेरिफाइंग एक्सपर्ट को छुपाए हुए थी। दोस्तों सेकंड प्रिंस के माथे से पसीने छूटने लगते हैं और वो आगे कुछ नहीं कर पाता। तो सोवेरियन यून भड़कते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरे यून क्लैन के लोग नहीं हो तो फिर मेरे यून क्लैन के इस फॉरबिडन लैंड में घुसपैठ करने का मतलब है कि अब तुम्हें अपने इन अपराधों के लिए हमेशा के लिए अपनी इस जिंदगी और अपनी सभी हड्डियों को मेरी इस जगह पर ही दफनाना होगा। जो सुनकर तो भाई सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अपने मन में कहते हैं कि क्या अब हमें पता चला है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यून क्लैन के ही लोग आ सकते हैं, के अलावा अगर यहाँ पर कोई और व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर मारा जाएगा। जब सोचते हो सेकंड प्रिंस तो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अचानक से उसे कुछ सूझता है और फिर वो एंसेस्टर यून से कहता है कि नहीं एंसेस्टर, मैं यून क्लैन का ही एक डिसेंडेंट हूँ और मेरा नाम यून योंग है। तो ब्लैक ईगल भी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि प्रिंस सचमुच तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बदल चुके हो। इतनी जल्दी दिमाग लगा करके अपनी जड़ों को भी भुला दिया, यहाँ तक कि इसके सामने अपने सरनेम को भी त्याग दिया। तो फिर ब्लैक ईगल भी सोवेरियन यून से कहता है कि एंसेस्टर, हाँ हम दोनों ही यून क्लैन के डिसेंडेंट है और मेरा नाम यून यिंग है। तो ये बात सुनने के बाद में तो सोवेरियन यून अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उनकी दोनों आंखें सितारों की चमक में चमकने लगती हैं और वो उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग यून क्लैन के डिसेंडेंट हो कि नहीं ये तुम लोगों को डिसाइड नहीं करना है। ये चीज तभी डिसाइड होगी जब ये ओल्ड मैन इस चीज की पुष्टि करेगा। उस जजमेंट पर इस बात का महत्व होगा। इसके साथ ही सोवेरियन यून उन लोगों के ऊपर अपनी आंखों की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। पावर्स से जानने लगते हैं कि वो लोग सच में यून क्लैन के डिसेंडेंट है कि नहीं। से उनको उन लोगों के बारे में पता चलता है। काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं, तुम लोगों के इमोर्टलाइज के होते हुए आखिर तुम लोग मेरी ब्लड लाइन का होने का दावा कैसे कर सकते हो? तुम तुच्छ आम लोगों, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यून क्लैन के इस फॉरबिडन ग्राउंड में इस तरीके से घुसपैठ करने की? इसके लिए अब तुम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
मरना डिजर्व करते हो। कहते ही सोवियत यूनियन की वो सोल का टुकड़ा अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आसमान से काफी ज्यादा बड़े बड़े मीटियोराइट से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वैसे सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल काफी ज्यादा घबरा जाता है। सोवियत यूनियन के खतरनाक पावर के प्रेशर में हिल भी नहीं पाते।